हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर, आज का टॉपिक वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शुरुआत एवं बंगाल के गवर्नर। इसी पर चर्चा करेंगे। आइए ध्यान से इसको सुनिए आप लोग कि कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राजनीतिक शुरुआत करती है। तो इसको देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत। सबसे पहले जो है भारत में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 1498 में कालीकट के तट पर उतरा था और वहाँ उतर करके भारत में आया और देखा। फिर उसके बाद वो एक कंपनी के माध्यम से जो है वो व्यापार मसालों का शुरू करते हैं और उन मसालों के व्यापार में काली मिर्च और अन्य व्यापार बहुत सारे मसालों का शुरू करते हैं। इस माध्यम से जो है पुर्तगालियों ने बहुत सारा धन जो है पैसा कमाया और वो जो है यूरोप ले गए। जब वो यूरोप में ले गए पुर्तगाल अपने देश, तो वहाँ पर जो है यूरोप में जो है चर्चा का विषय बना। और जब चर्चा का विषय बनता है तब जो है ब्रिटेन में ये बात पहुँचती है और ब्रिटेन में जो है ब्रिटेन के लोगों ने सोचा कि हम लोग भी जो है वो व्यापार ईस्ट की ओर करें, पूरब की देशों में करें और पैसा कमाएं। और वो जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनती है उसको जरा देखें। तो सबसे पहले जो है अंग्रेज यात्री भारत में आता है, उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। उसका नाम था जॉन मिंडल हॉल। और जॉन मिंडन हॉल यह जो है अकबर के कार्यकाल में आया था। मुगल सम्राट अकबर के कार्यकाल में जॉन मिंडल हॉल आया था। जॉन मिंडन हॉल आया था और यह इसका कार्यकाल जो है समय 1599 और कहीं कहीं इसका एक और जो है वो टाइम 1597 भी दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो एक कंपनी बनी ब्रिटेन के अंदर, तो वो कंपनी थी मर्चेंट एडवेंचर्स। उस कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स और उसी की एक आनुषंगिक कंपनी की स्थापना होती है। जैसे आप मान लीजिए कि टाटा जो है कोई टाटा कंपनी, और टाटा कंपनी का एक दूसरा जो है टाटा मोटर्स, टाटा फर्टिलाइजर्स। तो इसको सब्सिडी भी कहते हैं, सब्सिडी कंपनी। हिंदी में आनुषंगिक कंपनी। मेन कंपनी थी मर्चेंट एडवेंचर्स और उसकी जो है आनुषंगिक कंपनी। और ये जब कंपनी बनती है तो उसमें 217 शेयर होल्डर्स थे। 217 व्यापारियों के माध्यम से ये कंपनी स्थापित होती है और कहा जाता है कि इस कंपनी की शेयर होल्डर ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ भी थी। हालांकि ये कहीं डिस्क्लोज नहीं हुआ है। और यह 1599 में स्थापित होती है यह कंपनी। और इस कंपनी का
पूरा नाम जो था वो नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू इंडस्ट्री, लंदन ट्रेडिंग इनटू इंडस्ट्री। एक बार फिर से देख लें, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू इंडस्ट्री, यह कंपनी इसका पूरा नाम था। और 16वीं शताब्दी में 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और एक बात आप लोग ध्यान रखें कि जो ब्रिटिश महारानी ने चार्टर एक्ट बनाया, उस चार्टर या कानून के माध्यम से 15 वर्ष का समय इस कंपनी को दिया गया कि आप जो है पूर्व के देशों में जाएं और वहाँ व्यापार करें। बाद में जो है इसके समय को अनियंत्रित कर दिया गया, बहुत सारा उसका कोई टाइम नहीं था, लेकिन शुरू में जो है वह 15 साल का टाइम दिया गया था। यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि यह कंपनी जब चलती है तो ऐसा नहीं कि तुरंत जो है भारत में आई, यह सबसे पहले फिर जो है इंडोनेशिया में पहुंचती है और इंडोनेशिया में भी जो है यह मसालों का व्यापार करती है। इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, भारत ये मसालों के केंद्र थे। तो सबसे पहले उसने इंडोनेशिया में जो है वो मसालों का व्यापार शुरू किया, काली मिर्च, सूती कपड़े, अन्य का। और वहाँ पर ध्यान रखें डच जो है जो हॉलैंड से आए थे और हॉलैंड का अब नाम नीदरलैंड है, वहाँ वो लोग भी जो है व्यापार कर रहे थे। इंडोनेशिया में हॉलैंड के डच भी जो है वहाँ व्यापार कर रहे थे। और जब ये कंपनी भारत में आती है तो यहाँ पर पुर्तगाली और डच जो है यहाँ भारत में व्यापार कर रहे थे और छाए हुए थे। तो पहला जो है उस व्यापारी का नाम है, अंग्रेज का नाम है जॉन मिंडेन हॉल। उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में जो है वो कैप्टन हॉकिंस आता है और कैप्टन हॉकिंस जो है वह फारसी एवं तुर्की भाषा का जानकार था और उसके माध्यम से वह जब बात करता है तो जहांगीर उससे प्रभावित होता और एक परमिट जो है उसको जारी कर देता है। लेकिन पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण जो है वह परमिट वह सफल नहीं हो पाया ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र खोलने में। फिर जो है सर टॉमस रो आता है और सर टॉमस रो जो है वह जहांगीर के दरबार में आता है और उसके माध्यम से परमिट प्राप्त करने में सफल हो जाता है और अंग्रेज जो है सूरत, मसूलीपट्टनम में जो है वो अपने फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लेते हैं। ध्यान रखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से प्राइवेट कंपनी थी और उस कंपनी में नौकरी करना कोई साधारण बात नहीं थी। वह उसमें नौकरी करना बड़ा कठिन था, बड़ा कठिन उसके जो सिलेक्शन कमेटी थी वह बहुत कठिन थी। अब आगे देखते हैं कि 1600 से 1757 तक में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह एक केवल और केवल व्यापारिक कंपनी थी और प्राइवेट कंपनी थी। वहीं पर जो फ्रांसीसी कंपनी थी या डचों की कंपनी थी, पुर्तगालियों की कंपनी थी, वो एक सरकारी कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी थी। निर्णय लेने की क्षमता ये स्वयं में थी इसकी और इसके पास जो है आधुनिक किस्म के हथियार थे।
इसलिए जो है भारत में ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सफल होती है। और जब वो सफल होती है तो ध्यान रखें, इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उसका एक निर्देशक मंडल भी बना था। वो कंपनी को जो है वो उसके कार्यों को देख रहा था, उसको नियंत्रित कर रहा था। और 1757 में जो है वो प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और उस समय क्लाइव जो है वो कंपनी का हेड रहता है। क्लाइव जो है कंपनी का हेड रहता है और उसके माध्यम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 का युद्ध, प्लासी का युद्ध जीतती है। प्लासी का युद्ध जीतती है और उसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन जो है वो नौसेना का सेनाध्यक्ष था और एक पैदल सेना जो थी, स्थल सेना, उसका जो है थल सेना, उसका रॉबर्ट क्लाइव था। इसके माध्यम से ये जो है प्लासी का युद्ध जीतते हैं। और प्लासी के युद्ध के बाद जो है क्लाइव का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और वो ब्रिटेन चला जाता है। फिर अगला युद्ध होता है और वह होता है बक्सर का युद्ध। 1764 में जो युद्ध होता है वो हॉलवेल उस समय बंगाल का गवर्नर रहता है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। उसके नेतृत्व में कंपनी ने जो है ईआईसी ने बक्सर का युद्ध जीत लिया। प्लासी के युद्ध से उसका प्रथम पांव भारत में जम जाता है और बक्सर के युद्ध से जो है वो ईआईसी का पूर्ण रूप से भारत में जो है इस्टेब्लिश्ड हो जाती है वो कंपनी और अपना जो है साम्राज्य विस्तार शुरू कर देती है। और उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, इनके माध्यम से शासन जो है वो शुरू करती है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भारत में जो है बंगाल के गवर्नर व्यक्ति के रूप में 6 हुए हैं। व्यक्ति के रूप में 6 गवर्नर हुए, कार्यकाल के रूप में 7 गवर्नर बंगाल के हुए हैं। और उसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव एक साधारण परिवार में जन्मा था, बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था। हालांकि उसके फादर जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके थे और क्लाइव जो है वह बचपन में खेल में बहुत रुचि लेता था और उसके बाद जो है 18 वर्ष की अवस्था में ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में काम करता है और वह काम शुरू किया था मद्रास में वह जो क्लर्क का काम शुरू किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम शुरू किया था। क्लाइव को जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। बंगाल का किंग मेकर था वो, बंगाल का किंग मेकर भी कहा जाता है। और किंग मेकर जो है वह स्वयं और उसका साथी एडमिरल वाटसन ने उसका सहयोग किया था। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के काल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। इसी के काल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। ध्यान रखें,
द्वैध शासन मैंने बताया था पिछले एपिसोड में। द्वैध शासन का मतलब ये हुआ कि बंगाल में दीवानी का काम, राजस्व वसूलने का काम कंपनी ने लिया और प्रशासन का काम मीर जाफर के पुत्र को दिया था और वहाँ से जो है द्वैध शासन शुरू हुआ था। इसने सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की थी, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किया था। और इसी के काल में व्हाइट रिवोल्ट हुआ था, व्हाइट रिवोल्ट हुआ था, क्योंकि इसने जो है ब्रिटिश सेना को दोहरा भत्ता जो दिया जाता था, विशेष भत्ता, उसको इसने बंद कर दिया था। तो अंग्रेज सिपाहियों ने सेना में विद्रोह किया था, इसीलिए इसको व्हाइट रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है और इसके कार्यकाल में हुआ था। इसको ब्रिटेन में जो है, क्लाइव को ब्रिटेन में जो है नवाब के नाम से पुकारते थे। अब नवाब का पद, इसका मतलब उसका खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। लेकिन वास्तव में ये कार्य इसने जो है काम बहुत तगड़े से किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो उसने पांव भारत में जमा दिया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। ये हो गया। और एक पीवर स्पीयर नाम है उनका, पीवर स्पीयर ब्रिटिश इतिहासकार हैं और उन्होंने कहा था भविष्य का अग्रदूत, रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा था। एक बात और ध्यान दे लें, एडमंड बर्क ने जो है रॉबर्ट क्लाइव को भारत में तमाम नींव रखने का जन्मदाता कहा है। भारत में बहुत सारे चीज़ों का नींव जो है वो रखा था रॉबर्ट क्लाइव ने और एडमंड बर्क ने इसे कहा था। इसके कार्यकाल में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसी के कार्यकाल में इलाहाबाद की संधि हुई थी और इलाहाबाद की संधि के माध्यम से किस तरीके वह बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करता है, अवध के नवाब पर 50 लाख रुपए का जुर्माना प्राप्त करता है और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का विश्वास प्राप्त करता है। इसलिए इसको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। अगला जो है हम लेते हैं गवर्नर, वो नाम था उसका हॉलवेल, उसका नाम था हॉलवेल। ये हॉलवेल जो है वो कार्यवाहक गवर्नर था और इसके काल की एक प्रमुख घटना हुई थी और ब्लैक होल की घटना हुई थी, जिसमें इसने जो है 146 ब्रिटिश सेना के लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था और उसमें 23 लोग बचे थे और 123 लोग रात भर में मर गए थे और उसी में ये बचा हुआ था। इसका नाम था हॉलवेल। और यह जो है कार्यवाहक गवर्नर बंगाल का बनता है। इसके कार्यकाल की यही प्रमुख घटना है, ब्लैक होल घटना। एक घटना और हुई थी, वह मीर कासिम के काल में हुई थी। मीर कासिम ने जो है वह 148 अंग्रेज़ों को जो है एक कमरे में बंद कर दिया था और बाद में उन सबको मरवा दिया था। यह भी मीर कासिम ने किया था। आगे हम एक घटना देखते हैं। आगे जो है वो गवर्नर बनता है, उसका नाम था विंस्टॉर्ट।
इसका नाम था वेनिस्टॉर्ट। और वेनिस्टॉर्ट के कार्यकाल में ही बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध वेनिस्टॉर्ट के कार्यकाल में हुआ था। और सेना का जो नेतृत्व किया था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। उसका नाम था हेक्टर मुनरो। अगला जो है गवर्नर, उस गवर्नर का नाम था कर्टियर। उसका नाम था कर्टियर। और कर्टियर का कार्यकाल जो है वह 1769 से 1772 तक था। और कर्टियर के काल में जो है एक भीषण अकाल पड़ा था, भीषण अकाल। और उस अकाल में बंगाल में जो है 6 महीने तक जो है पानी की एक बूंद नहीं पड़ी थी, एक भी वर्षा की बूंद नहीं पड़ी थी। और जिसके कारण जो है दुर्भिक्ष फैल गया था। तब भी ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारी जो थे वो घूसखोरी में, भ्रष्टाचारी में अव्वल हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। अब जब हम ये भयंकर अकाल की बात करते हैं, उसके बाद एक गवर्नर हुआ बंगाल का, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। और यह इसका कार्यकाल 1772 से 1785। इस वारेन हेस्टिंग्स जो है वह बंगाल का अंतिम गवर्नर था और पहला गवर्नर जनरल था। अंतिम गवर्नर था और बंगाल का अंतिम गवर्नर। अब भारत का जो है यह प्रथम गवर्नर जनरल था। इसका नाम था वारेन हेस्टिंग। 1 वर्ष का कार्यकाल इसका गवर्नर का था, उसके बाद का कार्यकाल इसका गवर्नर जनरल का था। और इसके कार्यकाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी। प्रमुख घटना के रूप में इसके कार्यकाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी। और द्वैध शासन इसलिए समाप्त किया गया था कि जो सूबेदार था उसके पास पैसा नहीं था, तो वह राज्य में कानून जो है नियंत्रित नहीं कर पाया। और जिसके कारण जो है वो बंगाल में अव्यवस्था, अराजकता फैलती है। और इसीलिए इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। और दीवानी और सूबेदारी वो कंपनी को, ये गवर्नर को मिल गई थी। ये तो हुआ द्वैध शासन का अंत। और इसके काल में पहली जो है वो न्यायिक फांसी हुई थी। और चूँकि ये इसके ऊपर ब्लेम लगा था और वो नंद कुमार का एक बंगाल का युवक था जिसने आरोप लगाया था कि यह जो है मीर जाफर की पत्नी, विधवा पत्नी मुन्नी बेगम से 2 लाख रुपए घूस लेकर उसकी पेंशन बनवाया था। यह बात सही है, सत्य है। लेकिन उसी समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। और उस एक्ट में के कारण सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बंगाल में होती है। और उसके मुख्य न्यायाधीश जो है वो जॉर्ज इम्पे बनते हैं, एलिजा जॉर्ज इम्पे बनते हैं। और उनके माध्यम से जो है वारेन हेस्टिंग्स ने अपने उस मुकदमे को बदलवा दिया और वह उसमें नंद कुमार फंस गया और नंद कुमार को जो है वो फांसी हो गई थी। नंद कुमार को फांसी हो गई थी। ये तो है न्यायिक फांसी जो है। और इसी के कारण
इसको जो है वारेन हेस्टिंग के ऊपर जो है वह ब्रिटेन में महाभियोग चला था, लेकिन महाभियोग अंत में जो है उस महाभियोग से निकल जाता है, बच जाता है वारेन हेस्टिंग। एक बात और ध्यान रखें, रॉबर्ट क्लाइव जो था इतना योग्य व्यक्ति था, लेकिन जब वो ब्रिटेन वापस गया था तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार का ब्लेम लगा और अंततः वो दुखी होकर के फांसी लगा करके मर गया था। भारत में न्यायिक सुधारों की शुरुआत जो है वो वारेन हेस्टिंग ने किया है, न्यायिक सुधारों की शुरुआत, और उसमें दीवानी एवं फौजदारी दो प्रकार के न्यायालय जो है इसने बनवाया, दीवानी एवं फौजदारी। और इसी के कार्यकाल में भू राजस्व व्यवस्था में सुधार हुआ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई, और इसी के कार्यकाल में भू राजस्व जो है, भू राजस्व में बोली लगने लगी 5 साल के लिए। 5 साल के लिए बोली लगी थी और 5-5 लाख रुपए उसका निश्चित किया गया था। जैसे चुंगी है, टैक्स, चुंगी या तमाम जो राजस्व वसूले जाते हैं उसको 5 साल के लिए किया गया, और उसका एक निश्चित राशि निश्चित की गई कि इस राशि से बोली लगेगी, और जो टेंडर ले वो अपना 5 साल उस पर रेवेन्यू वसूले और कंपनी को इतने में दे। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई इसी के काल में। इसी के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और इस रेगुलेटिंग एक्ट को इसलिए लाया गया क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दिवालिया हो गई थी, और इसने 20 लाख पाउंड जो है वो मांग किया था ब्रिटिश महारानी से कि हमको सहायता दी जाए। तो इसीलिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, और इस नियम के तहत जो है EIC को नियमित एवं नियंत्रित किया गया। EIC को नियमित एवं नियंत्रित किया गया, और हर साल ये हुआ कि अब हर 20 साल पर कोई न कोई अधिनियम, चार्टर एक्ट आएगा, कोई न कोई अधिनियम जो है वो आएगा। जैसे 1773, फिर 1793 का चार्टर एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का, फिर 1857 में क्रांति हो जाती है, फिर 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है, और EIC का जो है यहाँ पर कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से नियमित एवं नियंत्रित किया गया, और इसमें जो है 4 मेंबर जो है इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक काउंसिल कमेटी बनाई गई, काउंसिल कमेटी, और इसमें इसके 4 मेंबर हुए, और उस 4 मेंबर जो है वो हुए थे, उनका नाम था फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन बारवेल। फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन बारवेल, ये आप लोग ध्यान रखें, कंपटीशन में कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है आगे भी। जब ये काउंसिल बनी तो इस काउंसिल के माध्यम से ये हुआ कि कोई भी कार्य अगर होगा तो उसमें काउंसिल की बहुमत जरूरी है, और इसमें निर्णायक वोट जो है, निर्णायक मत देगा वो था गवर्नर जनरल, वह था गवर्नर जनरल। तो 4 मेंबर थे, 20 साल के लिए जो है ये चार्टर एक्ट आने लगा,
और इसी के तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वह मामले को देखती थी कि क्या इसमें मामला है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो जो काउंसिल कमेटी बनी थी उसको नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ था। और इसी के 1773 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसमें कुछ कमियां थी। कमियां ये थी कि इसमें नियंत्रित तो किया गया, लेकिन जो है राघोबा ने एक संधि जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तहत जो है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने मराठाओं से एक संधि कर ली थी, और वारेन हेस्टिंग्स को जब पता चला तो उस संधि को जो है उसने नकार दिया कि यह संधि फिर से होगी, और वो संधि फिर से हुई थी। तो इसमें जो कमियां थी उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, और इसके तहत जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वह नियंत्रित करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वह नियंत्रित करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और पिट्स इंडिया एक्ट से जो है वह जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें सुधार किया गया। उसमें सुधार किया गया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लें। धन्यवाद।